हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही होगी। सभी का स्वागत है सेशन के अंदर। ओके बच्चों, एज यू ऑल नो, आई एम टेकिंग अप द सीयूईटी बिजनेस स्टडी, सीयूईटी इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट एंड अकाउंटेंसी राइट नाउ। और बहुत बेहतर तरीके से हमारी अभी प्रिपरेशन सारी चल रही है। ठीक है, सभी को पता है कि मैं भी अनअकैडमी पर क्लासेस दे रहा हूँ। अनअकैडमी पर डेली मेरी 2 क्लासेस होती हैं, दोनों ही स्पेशल क्लासेस, मतलब 3 क्लासेस होती हैं। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कोड भी यूज़ कर पाएंगे उसके लिए, CUETRS इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिना सब्सक्रिप्शन के क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों ने अपनी फीडबैक्स दी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों, हमारा शेड्यूल पूरा चल रहा था। अभी मैं वन शॉट मैराथन सीरीज हमारी कभी चल रही है, वन शॉट मैराथन सीरीज, जिसके अंदर हम अपना मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ आई थिंक हमने एक और यूनिट कंप्लीट करी है। ठीक है जी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कंज्यूमर यूनिट। ठीक है, इस यूनिट के अंदर बेसिकली सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारा इस बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आने वाला है 1986 वाला है, 2019 वाला। सबसे पहले बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एप्लीकेबल है आपकी CUET 2023 के लिए। तो आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है 1986 को, आपको डेफिनेटली 2019 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, आई थिंक इसके अंदर किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, आपको उसी को फॉलो करते हुए चलना है। ओके, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली यूनिट है उसके अंदर आपको उसी को फॉलो करते हुए चलना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं और उसके अंदर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को फॉलो करना है। ऑन दिस नोट मैं सीधा सेशन को स्टार्ट करता हूँ। भाई आपको सेशन अच्छे लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी मेरे आते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। इस यूनिट के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये हमारा वन शॉट है, तो इसके अंदर हम चीज़ें तो सारी कवर करेंगे, बस थोड़ा सा क्विक वे में करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम कंसेप्ट को नहीं कर रहे हैं। मैं ये अज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि सारे बच्चों ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर पढ़ा हुआ है और आप सिर्फ रिवीजन पर्पस इन लेक्चर्स को देख रहे हैं। आपने पहले नहीं भी पढ़ा, अगर आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से समझेंगे तब भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से चलेंगे कि आपकी 50-55 मिनट्स के अंदर हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हुए चले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। वाई इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन नीडेड। बहुत सारे आप देखते हो कंज्यूमर के साथ माल प्रैक्टिस होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ सकती है। उन सभी से कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, ताकि टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो पाए और कंज्यूमर्स को कम से कम प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़े। इसके अंदर सबसे पहला रीजन आता है भाई आपका सेल ऑफ adulterated goods such as adding inferior substances to the product being sold। ये दिक्कत सामना कर सकते हैं। सेल ऑफ काउंटरफिट गुड्स सच एज सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ लेसर वैल्यू देन द रियल प्रोडक्ट। ठीक है जी। सेल ऑफ substandard goods such as sale of products that do not meet the prescribed quality standards। जैसे आपके मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, तो उसके बिलो वाले आप सेल नहीं कर सकते हैं। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, भाई बिल्कुल भी डुप्लीकेट गुड्स को सेल नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते आप। यूज ऑफ माल फंक्शनिंग वेट्स एंड मेजर्स दैट लीड टू अंडरवेट ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने पैसे तो पूरे सामान के लिए, लेकिन आप अंडरवेट प्रोडक्ट्स एक्चुअली कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनको मतलब पूरी वैल्यू के बदले में आप कम सामान प्रोवाइड कर रहे हो। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है भाई, होर्डिंग नहीं करनी है, that eventually leads to scarcity of the product as well as rise in the price of the same commodity। किसी भी कमोडिटी को अगर आप होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो रही है, तो आपका प्राइस वहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। इसी वजह से होल्डिंग भी अलाउ नहीं करती है। ओवर चार्जिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, चार्जिंग अ प्रोडक्ट ओवर दी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपका एक MRP लिखा होता है, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। उससे ऊपर आप कोई भी ओवर चार्जिंग प्रोडक्ट के ऊपर नहीं कर सकते। Advertisements that are misleading, that is advertisements that are falsely claim a product or service to be shown as a superior quality, grade और standard। मतलब आप बड़ी बड़ी बातें अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर कर रहे हो, बट एक्चुअली आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर ही नहीं रहा। देन सप्लाई ऑफ inferior services, that is quality of service lesser than the condition agreed। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, ताकि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंज्यूमर्स को जो है फेस आउट ना करनी पड़े। यहाँ से हमारा मेन 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 मामला स्टार्ट होता है भाई। यहाँ पर
इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि क्यों जरूरी है भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। नंबर वन, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर एक्सप्लॉइटेड। इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, और जब बच्चों उनके बारे में उनको पता ही नहीं है तो वो उनको एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। जब उनको पता ही नहीं कि भाई उनके राइट्स क्या है तो किस तरीके से अपने राइट्स को वो एक्सेस करने जाएंगे। और इसी का फायदा उठाकर कई बार सेलर्स उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने कंज्यूमर को सेफ गार्ड करने के लिए भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है आपका अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। In India, consumers are still unorganized, and there is a lack of consumer organizations also. Then, thus consumer protection is required. तो कहीं ना कहीं आपकी consumers अभी भी काफी ज्यादा unorganized हैं, और unorganized customers को आप सही सही तरीके से उनके rights के बारे में, उनके responsibilities के बारे में बता पाओ, इसलिए आपका consumer protection act आया। Then, widespread exploitation of consumers, जिसकी हमने already पहले से भी थोड़ी सी बात करी। Consumers are exploited on large scale by means of various unfair trade practices, and consumer protection is required to protect from exploitation। किसी भी तरीके की एक्सप्लॉइटेशन ना हो उनके साथ, इसके लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफी ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कंज्यूमर का सर्वाइव करना इन द मार्केट। देन है आपका भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन नीडेड है या क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। It is always in the interest of the business to keep its customers satisfied. Global competition could be win only after satisfying consumers। देखिए, अगर आपको लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस चलाना है, अगर आपको किसी भी बिजनेस को या तो बड़ा बनाना है या आप उसको लॉन्ग रन के अंदर चलाना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कस्टमर क्या होना चाहिए, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट हाई होना चाहिए। आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट हाई होना चाहिए। देखिए, आपका जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई होगा तो क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। एक तो आपकी उससे रिपीट सेल्स बढ़ेगी। आपकी रिपीट सेल्स तभी बढ़ेगी जब आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा है। दूसरा, आपका वर्ड ऑफ माउथ। भाई जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे, 4 और कस्टमर्स को रेफर करेंगे, ठीक है, चेन सिस्टम बनेगा उनका, तो ये 3-4 बड़े बेनिफिट होते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बना रहे। गुडविल, ठीक है, आपकी गुडविल, आपके रिपीट सेल्स, आपका वर्ड ऑफ माउथ, आपका चेन सिस्टम, ये सारी चीजें कब बनेंगी, जब आपके एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस कि अगर वो अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया भाई, it will lead to repeat sales and help in increasing customer base of business। okay, next है आपका moral justification। it is the moral duty of any business to take care of consumer interest and avoid any form of exploitation and unfair trade practices। देखिए, ये आपका एक मॉरल ड्यूटी भी बनता है। कस्टमर आपको प्राइस पे कर रहा है तो वो चाहता है कि उसके बदले में उसको बेहतर वैल्यू मिले, बेहतर क्वालिटी मिले, और ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप किसी के साथ भी कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना करो। क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, आप कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना दो, कोई भी आप अनसेफ प्रोडक्ट ना दो। देखो भाई, अनसेफ प्रोडक्ट देने से उनकी सेफ्टी के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर कोई भी इंसिडेंट के ऊपर बात आ सकती है। और अगर आप कोई भी ऑडल्ट्रेशन करते हो तो उसके बारे में आप बताओ। कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग आप ना करो, होर्डिंग्स ना करो, ब्लैक मार्केटिंग ना करो, ऐसी कोई भी चीजें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी मॉरल ड्यूटी या आपके सोशल ऑब्लिगेशन के ऊपर इफेक्ट पड़े और आपके कस्टमर्स एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो जाए। तो इन सभी बातों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है आपका business uses society's resources। Every business uses the resources of the society and thus it is their responsibility to work in the interest of the society। देखिए, जो भी रिसोर्सेज एक बिजनेस इस्तेमाल करता है, जो भी रिसोर्सेज एक बिजनेस इस्तेमाल करता है, इवेंचुअली वो कहाँ से आते हैं, इवेंचुअली वो सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, इवेंचुअली वो सोसाइटी से आते हैं, नेचर से आते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कि आप जहाँ से रिसोर्सेज को ले रहे हो उनको आप एक्चुअली वापस पे बैक भी करो। ठीक है, यही यहाँ पर आपको बात कहने की कोशिश की गई है कि अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करते हुए चलना चाहिए। ओके,
फिर हमारा स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ से द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, CPA 2019, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। बच्चों मुझे एक सेकंड का टाइम दो, जस्ट प्रोवाइड मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि अब आपको 1986 वाला नहीं पढ़ना है भाई, आपको 2019 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA एक्ट पढ़ना है, ताकि इजीली आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होगी, क्योंकि के बेसिस पर आपके क्वेश्चन सब आने वाले हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंसेस। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पीडी रिड्रेसल भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ज्यादा एक्सपेंसेस उसके ऊपर ना आए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई किस तरीके के लोग आपके आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है कि कोई ऐसा वर्कर हो भाई जो डेली वेजेस पर आ रहा हो, जो डेली वेजेस अर्न करता है, उसने आपके पास ग्रीवियंसेस के लिए आया। अब उनको रोज रोज तो अपने पास बैठा के नहीं रख सकते ना, उनके काम का भी नुकसान होगा, उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस वेदर अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर एंड वेदर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ई-कॉमर्स फर्म्स। द एक्ट कन्फर्स certain rights to consumers with a view to empowering them and protect their interest। तो यहाँ पर अब स्पेसिफिकली उन्होंने कंज्यूमर्स को क्या दिया, कुछ राइट्स दिए, ताकि उन राइट्स का इस्तेमाल करके एक तो उनके प्रति जो भी एक्सप्लॉयटेशन होती है सेलर्स के द्वारा वो कम हो, और साथ ही साथ इनकेस फिर भी कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है, फिर भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, तो उन राइट्स को एक्सेस करके वो ग्रीवियंसेस को ले पाए। चलो जी, पहला सवाल बनता है कंज्यूमर कौन है। अभी हमने पढ़ लिया भाई कंज्यूमर को राइट्स मिलने चाहिए, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज भी कुछ बनती है, उनकी ड्यूटीज भी बनती है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। बट इवेंचुअली हमें देखना है कि कंज्यूमर कौन है, हु इज अ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स। देखिए सीधी सी बात है भाई, कंज्यूमर कौन होता है, हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज। हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज इज सिंपली नोन एज कंज्यूमर। Under the Consumer Protection Act 2019, a consumer is a person who buys any goods or avails services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or any scheme of deferred payment. It includes any user of such goods or beneficiary of services if such use is made with approval of the buyer. It implies to both offline and online transactions। ऐसा नहीं है भाई कि अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिया है तो आपके लिए कोई भी असिस्टेंस नहीं है। इक्वली ग्रीवियंसेस आपके लिए अवेलेबल है अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एज इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर आप करते हो, जैसे टेली शॉपिंग आपकी आती है, डायरेक्ट सेलिंग आती है आपकी, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो सारी चीज़ आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर आती है, और उसके लिए भी आपको इक्वली मिलती है सारी ग्रीवियंसेस। However, any person who obtains goods or avails services for resale or commercial purpose is not treated as consumer and is outside the scope of Consumer Protection Act 2019। ठीक है जी। अगर आपने ये बात यहाँ से भाई आपका MCQ भी आता है पेपर के अंदर, मैंने बच्चों को MCQ करवाए हुए, यहाँ से MCQ आता है। अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदी है लेकिन आपने कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे, मतलब अपने रीसेल के लिए खरीदा है, आपने उसको फाइनली कंज्यूम नहीं करा, तो उस केस के अंदर आप CPA का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। CPA का इस्तेमाल सिर्फ कंज्यूमर्स कर सकते हैं, और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने लिए सामान को खरीदते हैं, जो खुद गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ना कि रीसेल करते हैं। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, इसके अंदर हम बात करेंगे बच्चों राइट्स की। टोटल 6 राइट्स होते हैं यहाँ पर, टोटल 6 राइट्स पढ़ने हैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, जो कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं। वो राइट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कौन कौन से राइट्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला राइट हमारा होता है राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला राइट बच्चों हमारा होता है राइट टू सेफ्टी। देखते हैं राइट टू सेफ्टी राइट क्या है। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजर्डस टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी तरीके की जो भी आपकी सेफ्टी के ऊपर बात आ रही है, चाहे वो आपकी लाइफ के ऊपर बात आ रही है भाई, चाहे वो आपकी हेल्थ के ऊपर बात आ रही है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात आ रही है, किसी भी तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर आपकी बात आ रही है, आपकी सेफ्टी के ऊपर किसी भी तरीके से अगर बात आ रही है तो उसके अगेन आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विच आर मैन्युफैक्चर्ड विद
substandard products or do not conform to the safety norms might cause serious injury. उन्होंने बोला है आपको भाई कि इतना 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 आपको इस्तेमाल करना है, आपने उनको बताया ही नहीं कंज्यूमर्स को, या आपको जो एलिमेंट्स उसके अंदर यूज करने चाहिए थे आपने लो क्वालिटी एलिमेंट्स यूज करे, जिसकी वजह से कुछ सीरियस इंजरी, कुछ इंसिडेंट हो सकता है, तो उस केस के अंदर आपको दिक्कत होगी भाई. Thus, consumers are educated that they should use electrical appliances which are ISI marked, as this would be an assurance of such products meeting quality specifications. तो ISI मार्क आपका भाई एक बेंचमार्क होता है जो दिखाता है कि हाँ आपने अच्छी क्वालिटी से प्रॉपर तरीके से अपने गुड्स को बनाया है. ओके जी, मूविंग ऑन फर्दर to the right to be informed. Right to be informed. The consumer has a right to have complete information about the product he intends to buy, including its ingredients, date of manufacturing, price, quantity, directions for use, etc. मतलब कोई भी सामान अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, क्या कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस है उसको यूज करने की, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि आपको उसको ड्राई प्लेस पर रखना है या खाली ठंडे प्लेस पर रखना है, या कोई भी आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर रिक्वायर्ड है, तो कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए आपके पास, ये आपका राइट है इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेने का. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द लीगल फ्रेमवर्क in India requires a manufacturer to provide such information on the package and label of the product. ठीक है, as per the norms of Indian framework आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही अपने पैकेज के ऊपर देनी पड़ेगी, डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर उसको देखकर डिसाइड कर पाए कि क्या उसको परचेज को खरीदना है, क्या उसको प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना है. ठीक है जी. देन आपका आता है राइट टू बी अश्योर्ड. राइट टू बी अश्योर्ड. The consumer has the freedom to access variety of products at competitive prices. ठीक है जी. This implies that marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, sizes, etc. and allow the consumer to make a choice among these. ठीक है, तो पूरी चॉइस का उनको राइट होना चाहिए भाई. इसको हम राइट टू चूज के नाम से भी जानते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो उसके अंदर, इसको हम राइट टू चूज के नाम से भी जानते हैं कि आप किसी भी तरीके से किसी भी बेसिस के ऊपर किसी भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से चूज कर सकते हैं. कोई भी सेलर आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप इसी पर्टिकुलर ब्रांड का इस पर्टिकुलर सामान को ही खरीदो. ठीक है. देन बच्चों हमारा नेक्स्ट राइट आता है दैट इज राइट टू बी हर्ड. राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी सीक रिड्रेसल, इन दोनों के अंदर बच्चों को दिक्कत रहती है, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हम बात करें राइट टू हर्ड की. द कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस. अगर कोई भी गुड या सर्विस उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको सेटिस्फैक्शन नहीं लगा, ठीक है, या उनको कुछ उसके अंदर दिक्कत लगी, तो डेफिनेटली वो उसके बारे में कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे और उनको पूरा राइट है कि उस कंप्लेंट के ऊपर उनकी सुनवाई हो, उनको सुना जाए. It is because that many enlightened business firms have set up their own consumer services and grievances cells. अब देखते हो ना कई बार काफी सर्विसेज के अपने कस्टमर सपोर्ट सर्विस होते हैं. कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपने सुना होगा, है ना, वो इसलिए होते हैं ताकि आप इस राइट का एक्सेस करके ग्रीवेंसेस को फाइल कर पाओ. Many consumer organizations are also working towards this direction and helping consumers in redressal for their grievances, ताकि इजीली अपने grievances तक पहुंच पाओ. Then हमारा right to seek redressal. This right get relief against unfair trade practice or restrictive trade practice or unscrupulous exploitation in case of product or service falls in short of expectations. कोई भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया और आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको पूरा का पूरा राइट है भाई उसके अगेंस्ट रिलीफ पाने का. The CPA 2019 provides for redressal to the consumers, including replacement of the product, removal of defect, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer. ठीक है, कोई भी अगर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है तो आप रिप्लेस करोगे, अगर आपको रिटर्न रिक्वायर्ड है तो आप रिटर्न करोगे, अगर कोई भी डिफेक्ट रिमूवल है तो आप उसको रिपेयर करोगे भाई, कोई भी कंपनसेशन रिक्वायर्ड है तो आप वो भी पे करोगे. तो किसी भी तरीके का ग्रीवियंस बनता है तो आपको वो रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने कंज्यूमर को, ये उसका राइट है. ओके जी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, right to consumer education. The consumer has a right to acquire knowledge and to be a well-informed consumer throughout the life. He should be aware about his rights and the reliefs available to him in case of product or service falling short of his expectations. Many consumer organizations and some enlightened business firms are taking an active part in educating consumers in the firm. So basically इसके अंदर consumers को educate किया जाता है about their rights, about their responsibilities, about their duties, ताकि उनको एक्चुअली पता हो कि कोई भी चीज उनके साथ होती है, कोई भी माल प्रैक्टिस उनके साथ होती है, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन अगर उनके साथ होती है तो उनको किस तरीके से उसको डील आउट करते हुए चलना है. बहुत सारे कंज्यूमर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर को एजुकेशन अभी करंटली प्रोवाइड कर भी रही है. ओके,
नेक्स्ट, अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स की। पहली आपकी, be aware about various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made। सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज की सारी अवेलेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के अंदर किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। दूसरा, आपको भाई स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदने चाहिए। स्टैंडर्ड गुड्स मतलब जो भी आपकी आईएसआई मार्क है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, हॉलमार्क होता है आपका ज्वेलरी के लिए, एफपी होता है आपका फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो इन सब मार्क को ध्यान में रखते हुए आपको परचेज की तरफ जाना चाहिए। Learn about the risk associated with the product and services, follow manufacturer's instructions and use the product safely। सबसे पहले आपको ध्यान देखना है भाई कि कोई भी रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो या मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व हो। कोई भी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस बताए हैं आपके मैन्युफैक्चरर्स ने, इस तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना था, आपको उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करना भी चाहिए और आपको अपने प्रोडक्ट को सेफली यूज करना चाहिए। Read labels carefully so that you have the information about the price, net weight, manufacturing and expiring dates। तो आपके सेलर ने तो इन्फॉर्मेशन दे दी लेबल के ऊपर, बट ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्चुअली उस लेबल को रीड आउट करो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर गिवन है और अकॉर्डिंगली आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। Then assert yourself to ensure that you get a fair deal। भाई यहाँ से बार बार एमसीक्यू आता है, मैंने बहुत सारे मौके पर इसके अंदर यहाँ से एमसीक्यू देखा है, इसको ढंग से याद रख लेना। ये कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे पूछा जाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है, क्या है, तो ये एक्चुअली कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग। तो आप भाई कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर, आप चाहते हो कि आपके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, तो आप भी किसी भी माल प्रैक्टिस के अंदर ना जाओ, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू या होर्डिंग के थ्रू किसी भी सामान को ना खरीदो, लीगली जाकर गुड्स एंड सर्विसेज को आपको परचेज करना चाहिए। आस्क फॉर कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो तो कैश मेमो या आपके पास इनवॉइस उसका होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर इनके साथ कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल कर दो तो उसके लिए इनवॉइस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन फाइल अ कंप्लेंट इन एन appropriate consumer forum in case of shortcoming in the quality of goods purchased or services availed। Do not fail to take an action even when the amount involved is small। काफी लोग सोचते हैं कि भाई ये तो 5 रुपए की चीज है, ये तो 50 रुपए की चीज है, इसके लिए मैं क्या कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाऊँ। भाई वो 5 रुपए की चीज आपके लिए है, बट कितने सारे लोग उसको मास लेवल पर यूज कर रहे हैं, तो एक मास लेवल की तरह आपको उसको देखना चाहिए। और आपका राइट तो है ना, चाहे वो 5 रुपए की चीज है 50 रुपए की चीज है, तो आपको स्मॉल अमाउंट की तरफ नहीं देखना, आपको बस देखना है कि भाई क्वालिटी अगर खराब है या कोई भी आपको उसके अंदर इश्यू है तो डेफिनेटली आपको उसके अगेंस्ट ग्रीवियंस लेना चाहिए। Then form consumer societies which would play an active part in educating consumers and safeguarding their interest। ठीक है। And next, respect the environment, avoid wastage, littering and contributing to pollution। तो आपको अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, बेस एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। किस किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है। पहले आपका सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस इन डीलिंग विद देयर कस्टमर्स, गुड्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। बहुत सारे बिजनेसेस आपके होते हैं जो अपनी सीएसआर को फुलफिल भी करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और साथ ही साथ वो अपने सोसाइटी का भी ध्यान रखते हुए चलते हैं। मैनी फर्म्स हैव सेट अप देयर कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवियंस सेल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस ऑफ देयर कंज्यूमर्स। तो उन्होंने अपने खुद के कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बनाए हुए होते हैं ताकि कोई भी दिक्कत उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको फेस हो तो डायरेक्टली आप उनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस के ऊपर कॉन्टैक्ट करो और वही आपको ग्रीवेंसेस प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट आपका बिजनेस एसोसिएशंस। द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस लाइक फेडरेशंस ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया जिसको हम FICCI कहते हैं भाई, एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII हैव लेड डाउन देयर कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच ले डाउन फॉर देयर मेंबर्स द गाइडेंस इन देयर डीलिंग विद द कस्टमर। तो प्रॉपर गाइडेंस उनको दी जाती है किस तरीके से आपकी कंज्यूमर डीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हमने पहले ही बात करी भाई, कंज्यूमर अवेयरनेस। A consumer who is well informed about his rights and reliefs available to him would be in a position to raise his voice against any unfair trade practices or unscrupulous exploitation। In addition to this, an understanding of his responsibilities would be also enable a consumer to safeguard his interest। In this regard, the Department of Consumer Affairs has been undertaking जागो ग्राहक जागो campaign for generating awareness among the consumers। बहुत बार आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, उसके अंदर वो बताते हैं क्या, आपको बेसिकली आपके राइट बताते हैं कि भाई ये आपके राइट्स हैं, इस तरीके की दिक्कत अगर आपको फेस होती है तो जागो ग्राहक जागो और फटाफट रिड्रेसल लेने के लिए भागो। तो आपको उसके अगेंस्ट
अगेंस्ट रिड्रेसल लेना ही लेना है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हमने ऑलरेडी बात की, बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऐसी है जो आपको एडुकेट करती है आपके राइट्स के लिए, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और डेफिनेटली आपको ग्रीवेंसेस दिलाने के लिए आपको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर जाकर आप ग्रीवेंसेस को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी डायरेक्ट इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, बहुत सारी। एक देखिए ये रहा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी डाला हुआ है गवर्नमेंट ने हमारा, ये रहा इसी पर्पस के लिए कि कोई भी ग्रीवेंसेस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस रेगुलेशंस इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको होती है, कोई भी माल प्रैक्टिस आपके साथ होती है, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन आपके साथ होती है, तो अपने राइट्स का इस्तेमाल करके आप उसको ग्रीवेंसेस के लिए जा सकते हो। उसके बाद हमारी 3 चीज़ें बचती है भाई यहाँ पर मेन। क्या क्या बचता है हमारा? 3 तरह के कमीशन होते हैं हमारे, सभी को पता होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन, ठीक है। इसकी लिमिट्स पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो हम इसके अंदर लिमिट्स भी पढ़ेंगे और उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर लिमिट की, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर गया, हाँ। अगर आपकी कंसिडरेशन भाई लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ थी, अगर आपकी कंसिडरेशन लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ थी, तो आप कहाँ पर जाओगे? आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे। और अगर हम आगे भी ध्यान से देखें, अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा थी पर 10 करोड़ से कम थी, तो उस केस के अंदर आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा थी और 10 करोड़ से कम थी, तो आप जाओगे स्टेट कमीशन के पास। और अगर आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा थी भाई, तो आप पहुंच जाओगे नेशनल कमीशन के पास। तो मोर देन 10 करोड़ नेशनल कमीशन, 1 करोड़ टू 10 करोड़ स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से कम आप कहाँ पे जाओगे? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी। आइदर ऑन द फर्स्ट हियरिंग और or at any later stage it appears to district commission that there exist elements of settlement in which may be acceptable to the parties. It may direct them to give their consent for the case and the parties agree for settlement by mediation and give written consent. The direct commission refers to the matter for mediation and provisions relating to mediation shall apply. तो डेफिनेटली वहाँ पर जाकर अप्लाई करोगे भाई, और वो आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल ग्रीवेंसेस होंगे आपको देंगे। इस पूरे को आप रीड कर सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको मैं ऑलरेडी बताया मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आप रेफर कर पाओगे, ठीक है। स्टेट कमीशन की हमने ऑलरेडी बात करी। इट इज एस्टेब्लिश बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। स्टेट कमीशन हैज ज्यूरिसडिक्शन to entertain complaints where value of goods and services is more than 1 crore but less than 10 crore. If any of the parties are not satisfied by the order of state commission, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे भाई? वो फिर अपील कर सकते हैं जाकर नेशनल कमीशन के पास भी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। यहाँ से भी एमसीक्यू आपका आ सकता है। तो अगर आप स्टेट कमीशन से कुछ नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो, लेकिन आपको जब भी आपको ऑर्डर दिया गया था स्टेट कमीशन के द्वारा, उसके 30 दिन के अंदर ही आपको नेशनल कमीशन के पास जाना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो 45 डेज के अंदर। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल कमीशन। ऑलरेडी हमने बात करी भाई, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। और नेशनल कमीशन का तो फैसला भाई फुल एंड फाइनल है। अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप लास्ट आपके पास ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाने का विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले जाओगे डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जाओगे आप जाओगे स्टेट के पास, ठीक है। और अगर आप स्टेट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जाओगे नेशनल के पास, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो स्टेट के पास जाओगे 45 डेज के अंदर, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल के पास जाओगे 30 डेज के अंदर, और नेशनल से नहीं हो तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास कितने दिन के अंदर? अगेन 30 डेज के अंदर। लिमिट मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, लेस देन 1 करोड़, 1 to 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़, ठीक है। ये थी बच्चों हमारी पूरी फटाफट से एक क्विक रिवीजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। आई थिंक आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, आप सबको काफी ज्यादा मजा आया होगा इस पूरी वन शॉट के अंदर। बहुत कम समय के अंदर हमने इसको पूरा कवर किया। इसकी पीडीएफ आपको मैं अगेन बता दूं भाई, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बाय यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें भाई, ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका बेनिफिट मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर क्लासेस आप तक मिल पाए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। रेगुलर अपडेट्स अब यहाँ से आपके लिए आने वाली है, रेगुलर क्लासेस आपके लिए आने वाली है। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच ऑल फॉर जॉइनिंग दी सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर।